नमस्कार। थोड़ी देर हो गई, क्षमा करें। और आज मैं अपने प्रोफाइल से कर रही हूँ, पेज पर हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, कुछ तकनीकी परेशानियाँ हो गई हैं और थोड़ी देर भी हो गई इसी वजह से। तो आज की कहानी है अज्ञे की कहानी, गैंग्रीन। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है यह, और है तो ये एक व्यक्ति, एक परिवार की कहानी। माला जी नमस्कार। लेकिन जब हम इसको सुनेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से यह व्यक्ति से परिवार, संबंध से समाज से देश, इस तक पहुंचती हुई कहानी है ये। और गैंग्रीन आप लोग जानते हैं ना कि कोई कांटा माटा अगर चुभ जाए और वो फोड़ा पक जाए, कभी वो ठीक ना हो पाए, फोड़ा ठीक होने की स्थिति में ना हो, तो उस अंग को, हिस्से को काटना पड़ता है, तभी किसी मनुष्य की जान या किसी जानवर की जान बचाई जा सकती है। तो ये मैं पहले तो सोच रही थी कि इस कहानी को वैसे ही सुनाऊं जैसे मैंने मुपासा आदि की कहानी सुनाई, लेकिन चूँकि ये हिंदी की मूल कहानी, मतलब मूल रूप से हिंदी में ही लिखी गई कहानी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को अज्ञे की जो भाषा शैली है उसका भी कुछ अंदाज़ लगे। तो मैं इस कहानी को पढ़ूँगी, और लेकिन कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो मुझे लगा, जैसे प्रकंपमान या प्रकंप्य, इस तरह के जो शब्द हैं उनको मैं मतलब बोलचाल की हिंदी में ले आऊँगी, क्योंकि उसको वो बोलने में भी बहुत सुकर नहीं है। तो ऐसे कुछ शब्द ज़रूर मैं छोटे मोटे बदल दूँगी, लेकिन अन्यथा ये सारी कहानी मैं आज आप लोगों के सामने जब रखूँगी तो मैं ये अज्ञे के अपने शब्दों में। कहानी का शीर्षक है गैंग्रीन। जब बड़ा लेखक लिखता है तो आप देखिएगा कि वो किस तरह से जो आसपास का वातावरण है, जिसमें हम लोग कभी कभी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव भी जिसमें वो करते हैं, आसपास के वातावरण से कहानी कैसे आगे बढ़ती है, ये कहानी का मूड कैसे बनता है, इस पर भी ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहला ही वाक्य एक तरह से मूड को सृजित करने वाला वाक्य है। उस कहानी का मूड क्या है इसको बताने वाला वाक्य है। डॉक्टर रज़िया और सब लोगों को शुभम, माला जी सबको प्रणाम। तो दोपहर में सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे जान पड़ा, मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही। उसके वातावरण में कुछ ऐसा न कहा जाने वाला, कुछ जिसे छुआ न जा सके, किंतु फिर भी बोझिल और जैसे कांप रहा हो उसमें, और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। अब इस हमारी नायिका का नाम है मालती, और सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो आप लोगों ने मालती फूल देखे होंगे, मैं एक बार आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ मालती फूल, और देखिएगा कि वो क्या होता है। और आप लोग देखेंगे क्या रहे, ये तो हम तो रोज़ ही देखते हैं इस फूल को, और इस फूल की एक खासियत होती है। ये है मालती का फूल, देख पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ और थोड़ी रोशनी से दूर से दिखा रही हूँ। ये है मालती का फूल, जो आमतौर से इसकी बेल होती है जिसमें लगते हैं। इस फूल की खासियत ये होती है, माफ़ करेंगे कहानी को बीच में मैंने रोक दिया। इस बेल की खासियत ये होती है कि अगर इसे आप गमले में लगा दें तो ये बढ़ता रहेगा, लेकिन इसमें फूल नहीं खिलते। इसको ज़मीन ही चाहिए, और खूब फैलने के लिए जगह, खूब फैलने, 1 मिनट में फैल जाता है ये। लगातार इसकी कटिंग वटिंग करनी पड़ती है, और आप देखेंगे कि ज़रा सा पानी मिले तो आपने पौधा यहाँ लगाएगा और 10-20 फुट दूर पर इसका एक और निकल गया। तो इस तरह का ये बड़े जीवट वाली बेल है ये। वो बड़ी तेज़ी से फैलती है, लेकिन गमले में तो फूल नहीं देती, हरियाली भले ही देती। तो हमारी जो नायिका है उसका नाम है मालती। तो एक बार यहाँ से फिर से शुरू करती हूँ। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुखमुद्रा तनिक विस्मय से जागी, फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो गई। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे।
कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब से गए हुए हैं? सवेरे उठ के ही चले जाते हैं। मैं कहकर कुछ पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दिया और घुटनों पर हाथ टेककर थकी हुई करके भीतर उठकर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? यह कैसी छाया इस घर पर उतर आई है? मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पिटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत कुछ अच्छी हुई है, और हमारे व्यवहार में हरदम सखा सखी की तरह स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भाई बहन के या बड़े छोटेपन के बंधनों से नहीं गिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की थी, अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी सोचा ही नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और ख़ास तौर से मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी ओर कर लिया और पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टिटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टिटी टिटी आजा। पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ माँ से चिपट गया और रुआसा होकर। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था। फिर मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता तो हो नहीं सकती? या फिर भी ऐसा मौन, ये तो किसी अजनबी से भी नहीं होता। मैंने कुछ खिन्न होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से कोई खुशी नहीं हुई। यह खूब प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरे सवाल को सुना नहीं था, बिल्कुल केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर को कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने का, किसी बिखरे हुए को पुनः जगा करके गतिमान करने का, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में वह सफल न हो रहा। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग
को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे तो पाए कि वो उठता ही नहीं है। चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया। तौक माने जो कैदियों के गले में लोहे की वो डाल दी जाती थी ना, चेन जैसी, उसको तौक कहते हैं। मृत जंतु का तौक डाल दिया। वह उसे उतार फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और अन्य ऐसे कई विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30-2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे के लिए फिर चक्कर लगाने चले जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह सब स्वयं उकताए हुए हैं और इसीलिए, और साथ में इतनी भयंकर गर्मी भी तो है कि वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वो पीछे खाया करती हैं। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रही। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खाना खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बड़ी हुई मालूम होती है, या शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, कोई गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ऐसा ही रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन में चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया, 3 बजने वाले। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़ेगी, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी ही देर में वो चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टिटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टिटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, ऐसे जैसे ऐसे पकड़ते, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक में चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। थोड़ी ही देर में मालती फिर आई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था या नहीं? बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो मैं सारी खा गया था। वहाँ कुछ बचा होगा कि नहीं, यूँ ही रौब ना जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा।
मालती मानो किसी और विषय की बात करती हुई सी बोली, यहाँ सब्जी भाजी तो कुछ होती नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए वही अभी बढ़ती जा रही। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में आ जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक की तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अभी से रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा, अब रात के 11 बजे तक काम करना, छुट्टी क्या खाक हुई? मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे देख लिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से एक नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा नहीं, और बोली, यहाँ कैसे आए? मैंने कहा, अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या? तो 2-1 दिन तो रहोगे ना? नहीं, कल तक चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ तक वह बात करने को बैठी और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है, वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे अपने वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा होता जा रहा हूँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा, कहीं किताबें दिख पड़ी। यहाँ, कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या? अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ किताबें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर वहीं समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लॉरी से? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, ऐसे ही आए हो? नहीं, कुलिक पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा तो ले ही लो। अच्छा किया, यहाँ तो बस। कहकर मालती चुप रह गई और फिर बोली, तब तो तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो। थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगे? मैं बर्तन मांज के रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएगा। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टिटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के आंगन में आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र सा स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगी। एकाएक वह स्वर टूटा, मौन हो गया। इससे मेरी भी तंद्रा टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुन मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस मशीन की तरह, वह भी थके हुए मशीन के स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका मशीन की तरह का जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता चलता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे
जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली भी। मैं मुंह धोने को पानी मांगने ही वाला था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से ही मुंह पोंछते पोंछते पूछा, आपने बड़ी देर कर दी? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज मुझे गैंग्रीन का ऑपरेशन करना था, करना ही पड़ा। एक कराया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस से बड़े अस्पताल में भेज दिया है। गैंग्रीन कैसे हुआ? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं। मैंने पूछा, यहाँ आपको अच्छे केस मिल जाते हैं, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। नीचे पड़ रहे अस्पतालों में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी। अब आ गई, बोली, हाँ, केस बनाते क्या देर लगती है? कांटा चुभाता, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाँह काट आते हैं। इसी का नाम है अच्छा डॉक्टर और अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे, बोले, न काटे तो उसकी जान बनाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे होते ही न थे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से लोग मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है? मैं तो रोज ऐसी ही बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर भी जाए ना तो ख्याल नहीं होता। पहले तो रात भर नींद नहीं आती थी, अब कुछ नहीं। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जा रहे हैं। टिटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब यह रो रो कर थक जाएगा और सो जाएगा, तभी शांति मिलेगी। आप लोग भीतर ही सोते हैं? मैंने पूछा। गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत है, पर यह लोहे का के पलंग को उठाकर बाहर कौन आए? अब के जब नीचे जाएंगे तो कुछ खटिया ले आएंगे। फिर कुछ रुककर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने से इतना तो लाभ होगा ही। टिटी अभी तक रोता जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिया। अब हम तीनों, महेश्वर, टिटी और मैं, पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर कमी को छुपाने के लिए टिटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक ही उसे अपना कर्तव्य याद आ जाता था और रोने लगता था, और फिर एकदम चुप हो जाता था। कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन में एक रसोई की छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, उन्हें भी धो देना। कहाँ है? अंगीठी पर पड़े हैं, अखबार में, कागज में लिखते हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाया और उन्हें अपने आंचल में डाल दिया। जिस कागज में वो लिपटे थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास खड़ी होकर उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी, तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों के बाद, जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अम्मियाँ तोड़ खाना। मुझे याद आया, जब कभी मैं भाग जाता और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिन्न मन वापस आ जाया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक किताब ला करके दी और कहा, इसके 20 पेज रोज पढ़ने होंगे। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि पूरा पढ़ चुकी हो।
नहीं तो मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह रोज ही उसके 10-5 पेज फाड़ के फेंक देती और अपने खेल में उसने किसी भी तरह का कोई भी बाधा और फर्क नहीं पड़ने दिया। जब 8वें दिन पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? लेकर आओ, सवाल पूछता हूँ। वह चुप खड़ी रही। अरे ले आओ। तो बड़े उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। भाग गई। लेकिन भाग कर कहाँ जाती? पकड़ी गई और बहुत पिटी। पर यह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा हूँ कि वही उद्धत चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या, वह क्या। तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती भी उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने लगी और दूसरे हाथ से कई छोटे बड़े डिब्बे उठा करके उसने अपने आमने सामने रख दिया। और हम दोनों चुपचाप रात की, भोजन की, एक दूसरे से कहने की और जाने किन किन कमियों को पूरा करने की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए। टिटी सो गया। मालती पलंग के एक और मोमजमा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया, फिर तुरंत लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। अरे थके तो आप होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनका स्वर कुछ ऐसा था, थका तो मैं भी हूँ, बहुत थक गई। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वे ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, किसी ऐसे ही विचार में लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी और मैं इधर उधर खिसक कर आराम से लेटकर आकाश की ओर देख रही थी। पूर्णिमा थी। आकाश एकदम साफ, एकदम अनब। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चांदनी उस पर बहती हुई आ रही हो, उछल रही। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। कोई राग जो कोमल है पर करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा दी। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। और मेरे कहने पर कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी, रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से चला जा रहा था और एक चंद्रमा की चांदनी के लिए, एक संसार के लिए, एक चीड़ के लिए, एक पहाड़ के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टिटी की ओर देखा
और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से निकल कर आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया। एक छोटे से क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मन में, बिल्कुल सामने नहीं, मालती को नहीं, मैंने अपने मन में कहा, अरे माँ, इतनी जवान माँ हो तुम, इतनी युवती हो, यह तुम्हारे हृदय को हो क्या गया है जो तुम अपने एकमात्र नन्हे से बच्चे को गिरने पर ऐसी बात कह डालती हो। और यह अभी, इस समय जब अभी सारा जीवन बाकी है, इस समय ये कह रही हो तुम? अभी अभी तो जीवन की शुरुआत हुई। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को सचमुच में देखा, छुआ। इतनी देर में पहले की तरह शांति हो गई। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टिटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था। भले अभी भी कभी कभी कांप जाता था और जरा सा रोने लगता था, एक सिसकी भर देता था। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या वह चांदनी देख रही थी या तारों को देख रही थी या चांद को देख रही थी? तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए।